हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स में तो कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन ये मेंस में हमें इसके क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। और वो भी कम से कम हम 3 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं मेंस के पेपर में। ठीक है। और जो इन क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफी अच्छा होता है, मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, और इन क्वेश्चंस में गलत होने के चांस भी, मिस्टेक्स के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी में जनरली होता क्या है, हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है। आपने तराजू देखा है, ये तराजू के दो साइड होते हैं। ठीक। एक साइड मान लीजिए हम वेट रखते हैं और एक साइड हम अपने गुड्स रखते हैं। ठीक। अब मान लीजिए ये अगर नीचे जाता है तो मतलब हमारे गुड्स की वैल्यू ज्यादा है। जी। और ये वेट की वैल्यू कम है। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने वेट को गुड्स के वेट से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर, और मान लीजिए 1 kg का वेट हमने रखा हुआ है। ठीक। और हमने किसी वेट के गुड्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेट का इस वेट से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी में भी हमें यही करना होता है। हमारे पास मान लीजिए दो क्वांटिटीज दी गई रहेंगी और दो क्वांटिटीज के बीच में हमें कंपेयर करना। मान लीजिए क्वांटिटी 1 की वैल्यू 7 है, क्वांटिटी 2 की वैल्यू 10 है। अब हमें क्या होगा, करना होगा इस डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस में, हमें इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना होगा एक दूसरे से और उनके बीच का रिलेशन बताना होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, तो क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से बड़ा है। ठीक है। सर ये तो बहुत इजी है। नहीं, ये तो तब इजी है जब हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। ठीक है। हमारे साथ एग्जाम में क्या होता है, हमें वैल्यूज पता नहीं होती हैं। हमें जो क्वांटिटी 1 दिया गया रहेगा वो एक पूरा क्वेश्चन होगा, क्वांटिटी 2 होगा वो पूरा एक क्वेश्चन होगा। ये मैथ पूरे क्वांट के किसी भी टॉपिक से हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस ही मान लीजिए। सिमिलरली क्वांटिटी 2 भी क्वांट के किसी भी टॉपिक से हो सकता है। मान लीजिए बोट एंड स्ट्रीम से ही हुआ। ठीक। या कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास किसी एक क्वांटिटी की डायरेक्ट वैल्यू अवेलेबल होगी। मान लीजिए इसकी वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर हमें दी हुई है, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन है क्वांट का जो हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, और तब हमें क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मेन डेटा सफिशिएंसी है। कभी-कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा रिलेशन निकले भी। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 की में से मान लीजिए क्वांटिटी 1 की वैल्यू हमें पता है, और जितना डेटा हमें दिया गया है उससे हमारी वैल्यू नहीं निकल पाए किसी क्वांटिटी 2 की। तब क्या हम रिलेशन बता पाएंगे? सर नहीं बता पाएंगे। हम रिलेशन तभी बता पाएंगे जब दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू हम पूरी नहीं निकाल पा रहे हैं तो वहां पे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। तो हमारे पास एग्जाम में 5 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से 4 ऑप्शन रिलेशन वाले होते हैं, और फिफ्थ ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि या तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्वांटिटी 2 के बराबर है। जी। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है। एक कंडीशन हो सकती है कि वैल्यू क्वांटिटी 1 की क्वांटिटी 2 से ज्यादा हो। दूसरी हो सकती है कि क्वांटिटी 1 की वैल्यू ज्यादा हो क्वांटिटी 2 से। तीसरी हो सकती है कि लेस देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, चौथी कंडीशन। तो पांचवी कंडीशन क्या होगी? पांचवी कंडीशन सर ये होगी कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बराबर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और इसी में एक कंडीशन ऐड ऑन होती है कि कोई रिलेशन दोनों के बीच में स्टैब्लिश नहीं होगा। ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे क्वांटिटी 1 की वैल्यू 7 दी हुई हो और क्वांटिटी 2 की वैल्यू x दी हुई हो, क्या हम दोनों के बीच में रिलेशन बता पाएंगे? सर बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा? नो रिलेशन। ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी का मेन ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। बाकी तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ठीक है। अब पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 और 2। क्वांटिटी 1 में हमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल is 3/5 of the side of the square of area 756.25 square centimeter, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है if the length of the rectangle is 3.3 centimeter more than that of the breadth, then what is the area of the rectangle। हमें यहाँ पे क्वांटिटी 1 में फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। और क्वांटिटी 2 में हमें साफ साफ एक वैल्यू दी हुई है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है 756.25, तो हम इससे साइड निकाल लेंगे ऑफ स्क्वायर। साइड आ जाएगी हमारे पास 27.5। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं फटाफट। 756.25 2 2 जा 4 3 3 जा 9, 2 टाइम्स होगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 35624। उसके बाद ये जाएगा 4 7 जा 2 4 8 जा 32, 7 टाइम्स में देखते हैं। 7 7 जा 49, 9 4 3 29, 7 यहाँ हो जाएगा 54, यहाँ हो जाएगा 2725। 5 आ गया तो 5 टाइम्स में ही जाएगा, ठीक है 2725। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया। अब हमारे पास स्क्वायर का साइड आ चुका है 27.5, ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि जो डायगोनल की लेंथ है वो 3/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर है, तो 3/5 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर मतलब हो गया 5 5 जा 25.55 जा 25, दैट इज 16.5 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगल का डायगोनल, ठीक। अब हमें पता है डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बात कही गई है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is 3.3 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ, ठीक। तो डायगोनल की वैल्यू 16.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर, जो ब्रेथ होगी वो 3.3 सेंटीमीटर कम होगी लेंथ से, तो L माइनस 3.3 का स्क्वायर। अब देखिए अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये बहुत टाइम टेकिंग है मानते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन को जल्दी और सही सही सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारी अप्रोच क्या रहेगी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16.5 दिया गया है हमें, ठीक है। 16.5 का सबसे पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 5 जा 25, 16 16 जा 256, 16 5 जा 80, स्क्वायर 160। ये हो जाएगा 5 2 12 7 2 272.25। ये आ गया हमारे पास। अब ये तो एक वैल्यू है, अभी भी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू नहीं है, जो कि हमें एरिया के लिए लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चाहिए। तो अब हमारे पास इक्वेशन है 272.25 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल माइनस 3.3 का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, अब जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उससे ये, अगर हम इसको एक एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू गेस करते हैं, तो जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी उससे ये 3 वैल्यू कम होगी। अगर 3.3 को मान लीजिए हम 3 मान लेते हैं और 272.5 को 272 हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 11 होता है तो यहाँ पे 8 होगा, अगर यहाँ पे 12 होता है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 13 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 14 होगा तो यहाँ पे 11 होगा होगा। अब यहाँ पे हमें दोनों के स्क्वायर का सम इस वैल्यू से कम होना चाहिए,
इस वैल्यू के आसपास जो भी होगा वही हमारा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 प्लस 8 करते हैं तो 64, ये आ जाएगा 185। ये बहुत दूर है, ये तो नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 9 81, 415 12 225, 225 भी 272 से बहुत दूर है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखेंगे 13 और 10। 13, अब हम यहाँ पे देखेंगे 13 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 269। 269 272 के आसपास है, तो हम मान लेंगे कि उसकी रेक्टेंगल की लेंथ 13 होगी और ब्रेथ 10 होगी। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 13 इंटू 10 दैट इज 130। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बट नियर अबाउट 130 होगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 125। फाइन, तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि जो क्वांटिटी 1 की वैल्यू है ये क्वांटिटी 2 से ज्यादा होगी। मान लीजिए 130 है, हमने यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेशन करे हैं, तो 129 हो सकता है, 129 या 128। तो इतना हमें पता है कि 128 से 130 के बीच में इतनी ही वैल्यू लाई करेगी, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ से 0.3 को एडजस्ट करा और यहाँ से 0.25 को बस एडजस्ट करा है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद की वैल्यू से मैक्स मैक्स 1 टू 2, 2 भी नहीं, मैक्सिमम 1 प्लेस की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, बट फिर भी हम सेफ साइड के लिए भी अगर 2 डिजिट तक लेते हैं तो हमारी वैल्यू 128 से 130 के बीच में ही होगी, तो भी हमारी वैल्यू 125 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर हम पूरा सॉल्व करने जाते तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता। अगर हम एग्जैक्ट एल की वैल्यू निकालते, बी की वैल्यू निकालते, फिर भी मिलना तो हमें यही था, तो हम उतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहां से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, हमें अपनी अप्रोच क्लियर रखनी है, तो आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हमें कहा जा रहा है कि इन अ गवर्नमेंट स्कूल, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट, 20% left before the lunch break and 20% of the remaining left during the lunch break। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि जितने कुछ x नंबर ऑफ बच्चे होंगे उसमें से 20% ने लंच के पहले छोड़ दिया स्कूल, और जितने बचे उसके 20% ने लंच के टाइम पे स्कूल छोड़ दिया। तो अब हमें क्वांटिटी 1 और 2 निकालनी है। 2 में हमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 60%। क्वांटिटी 1 देखेंगे, इसमें कह रहा है आफ्टर लंच ब्रेक व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स वर स्टिल रिमेनिंग इन द स्कूल। इसका मतलब क्या है कि लंच के बाद, मतलब ये 20% और ये 20% छोड़ने के बाद कितने परसेंट बच्चे स्कूल में बचते हैं, वो हमारी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, इसमें अगर हम लेट कर लेते हैं कि टोटल 100 बच्चे अगर हैं स्कूल में और लंच के पहले 20% ने छोड़ दिया, तो हमारे पास 80 बच्चे बचे। उसके बाद हमें कह रहा है कि इस 80 में से भी 20% ने लंच के टाइम पे छोड़ दिया। ठीक, तो हमारे पास बचे कितने, तो इस, क्योंकि जो बचे हमें तो वो फाइंड आउट करना है कि लंच में जितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा उसके बाद हमारे पास कितने रिमेनिंग बच्चे बच गए स्कूल में। तो अगर 20% ने छोड़ दिया तो 80% ही तो बचे, तो हमें 80 का 80% निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 64%। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई 64% और क्वांटिटी 2 की वैल्यू आ गई 60%। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है,
इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा जा रहा है कि in a certain city the average low temperature of 2 consecutive days, that is Monday and Tuesday, was 26 degrees C and the average of highest temperature is 32 degrees C। मतलब हमें मंडे और ट्यूसडे के हाईज और लोज का एवरेज दिया हुआ है टेम्परेचर का, ठीक है। अब क्वांटिटी 1 कह रहा है कि द लो टेम्परेचर ऑफ मंडे was equal to the high temperature of Tuesday, ठीक है। Then the high temperature of Monday was how many degrees Celsius more than low temperature of Tuesday। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट देखेंगे इसको। क्वांटिटी 2 में हमें डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 12.5 डिग्री से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंडे, यहाँ लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है हाई और लो, तो इसको लेट कर लेंगे ए बी सी और डी। तो मंडे और ट्यूसडे का हाई का एवरेज दिया हुआ है 32, तो टोटल टेम्परेचर हो जाएगा 32 इंटू 2 दैट इज 64। सिमिलरली लो का एवरेज दिया हुआ है 26, तो दोनों दिन के लो के टेम्परेचर का सम हो जाएगा 52, ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है लो टेम्परेचर ऑफ मंडे, लो टेम्परेचर ऑफ मंडे है सी इज इक्वल टू द हाई टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, हाई टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे सी इज इक्वल टू बी हमें दिया गया है, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है कि हाई टेम्परेचर ऑफ मंडे, हाई टेम्परेचर ऑफ मंडे मतलब ए is how many more than the low temperature of Tuesday। मतलब हमें a माइनस डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। c इज इक्वल टू b हमें पता है, तो मान लीजिए ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे हमें पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 64 है और c प्लस डी इज इक्वल टू 52 है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, तो जब b और c की वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों कट हो जाएंगे और a माइनस डी हमें क्या मिल जाएगा, 12 डिग्री c मिल जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना था, a माइनस डी। क्या मिला हमें, 12 डिग्री c मिल गया। तो क्वांटिटी 1 आ गया 12 डिग्री c, क्वांटिटी 2 है 12.5 डिग्री c, तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या किया हमने यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। हमने लिखा मंडे, हमने लिखा ट्यूसडे, हमने लिखा हाई लो। हमने मंडे के हाई को लेट किया ए और ट्यूसडे के हाई को लेट किया बी, फिर मंडे के लो को लेट किया सी और ट्यूसडे के लो को लेट किया डी। अब हमें पता है कि दोनों दिन के हाई का सम 64 है और दोनों दिन के लो का सम 52 है, ठीक है। और हमें यहाँ से एक चीज दी हुई है कि जो सी है वो बी के इक्वल है, ठीक। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए माइनस डी। मतलब हमसे यही तो बोला जा रहा है कि ए की वैल्यू डी से कितनी बड़ी है, तो अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी बड़ी है। हमने इस इक्वेशन को लिया, हमने इस इक्वेशन को लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बी सी कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। ए माइनस डी हमारे पास 12 डिग्री सी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, बहुत कैलकुलेशन नहीं थी, बस इक्वेशन सही बनाना था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कहा जा रहा है क्वांटिटी 1 में कि द माइलेज ऑफ अ बाइक इज 32 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। A person fills 6.5 liter petrol in the tank of the bike and after traveling for some distance he found that is still 1.25 liters of petrol was left in the bike। How many kilometers did he travel by the bike with the petrol that's been consumed, ठीक है। ये बाइक का माइलेज है, इतना लीटर वो पेट्रोल लेता है, कुछ दूर चलता है, उसके बाद वो देखता है कि इतना लीटर पेट्रोल उसके टैंक में बचा हुआ है, तो वो कितनी दूर चला वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वांटिटी 2 में हमें कहता है द माइलेज ऑफ अ बाइक इज 48 किलोमीटर पर आवर, पर्सन फिल 7.2
1.25 liters petrol in the tank of the bike, and after riding for some distance, he found that still 3.75 liters of petrol was left in the bike. How many kilometers did he travel by the bike with the petrol that's been consumed? ये भी क्वांटिटी वन की तरह सेम इसमें भी कह रहा है कि बाइक का माइलेज 48 किलोमीटर पर लीटर है। बंदे ने अपनी बाइक में 7.25 लीटर्स पेट्रोल डलवाया, कुछ दूर चला और उसके बाद वो चेक करता है तो उसके टैंक में 3.75 लीटर्स पेट्रोल अभी बचा हुआ होता है। तो वो कितनी दूर चला वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी वन देखेंगे। बाइक का माइलेज है 1 लीटर में वो 32 किलोमीटर चलता है। ठीक, उस पर्सन ने 6.5 लीटर्स पेट्रोल लिया और कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि 1.25 पेट्रोल बचा हुआ है। तो उसका कंज्यूम कितना पेट्रोल हुआ? 5 इसको करेक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.25। तो अगर वो 1 लीटर में 32 किलोमीटर चलता है तो 5.25 लीटर्स में कितना चलेगा? तो हो जाएगा 5.25 इंटू 32। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा 168.00, मतलब 168 किलोमीटर वो चलेगा। तो क्वांटिटी वन की वैल्यू आ गई 168 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वांटिटी टू की वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, देखेंगे कैसे। बस वैल्यू चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा, प्रोसेस एकदम सेम है। अब देखिए, इसमें हमें कहा जा रहा है, क्वांटिटी टू में कहा जा रहा है कि वो बाइक 1 लीटर में 48 किलोमीटर चलती है। ठीक है, उस पर्सन ने 7.25 लीटर्स पेट्रोल लिया, कुछ दूर चला, उसके बाद उसकी बाइक में 3.75 लीटर्स पेट्रोल बचा हुआ है। तो उसने कितना पेट्रोल कंज्यूम किया? तो ये हो जाएगा 3.50 लीटर्स। ठीक है, अब अगर 1 लीटर में वो 48 किलोमीटर चलता है तो 3.5 लीटर में सिंपल सी बात है 3.5 इंटू 48 किलोमीटर चलेगा। तो ये आ जाएगा 168.0 किलोमीटर, दैट इज 168 किलोमीटर्स। तो क्वांटिटी टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 168 किलोमीटर्स। क्वांटिटी वन भी क्वांटिटी टू भी 168, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्वांटिटी वन इज इक्वल टू क्वांटिटी टू। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। और सबसे अच्छी बात, क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू को सॉल्व करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। इसमें कहा जा रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ इनलेट पाइप पी is 20% more than that of the inlet pipe Q. So the pipe P takes 24 minutes less to fill a water tank of capacity 6000 liters. ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब क्वांटिटी वन कह रहा है कि हाउ मच टाइम द पाइप P and Q together will take to fill the water tank of capacity 8800 liters. ठीक है, ठीक है, पाइप पी है जिसकी एफिशिएंसी क्यू से 20% ज्यादा है और पाइप पी क्यू से 24 मिनट कम लेता है, 6000 की कोई टैंक है उसको फिल करने में। तो हमें पूछा जा रहा है कि पी और की क्यू कंबाइंड 8800 की लीटर्स की टंकी कितनी देर में फिल करेंगे। वो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्वांटिटी वन हो जाएगी और क्वांटिटी टू की वैल्यू दी हुई है 99 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी वन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि efficiency of P is equal to 1.2, 20% ज्यादा है efficiency of Q। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद हमें पता है कि जो टाइम टेकन होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी कहने का मतलब ये है कि अगर एफिशिएंसी P की 1.2 ऑफ EQ है तो टाइम टेकन बाय P जो होगा वो टाइम टेकन बाय Q अपॉन 1.2 होगा, क्योंकि एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम टेकन। ठीक है,
तो हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि टी क्यू माइनस टी पी इज इक्वल टू 24 मिनट्स। ये हमें कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि जो पाइप पी है वो क्यू से 24 मिनट का कम टाइम लेता है, ठीक है। तो टी क्यू कितना टाइम लेगा? टी क्यू लेगा 1.2 ऑफ टी पी माइनस टी पी इज इक्वल टू 24। तो 0.2 टी पी इज इक्वल टू 24, तो टी पी हो जाएगा 120 मिनट्स। तो टी क्यू क्या हो जाएगा? टी क्यू इज 1.2 ऑफ टी पी। इसका मतलब हो गया 1.2 इंटू 120 इज इक्वल टू 144 मिनट्स। यहाँ तक क्लियर है? हमें टाइम टेकन बाई पी आ गया, टाइम टेकन बाई क्यू आ गया। अब हम दोनों का कंबाइंड टाइम निकाल लेंगे। 6000 लीटर्स की टैंक को फिल करने में दोनों को कंबाइंड कितना टाइम लगता है, ये रहने देते हैं। टीपी इज इक्वल टू 120 मिनट्स। ठीक, एक मिनट, हाँ ठीक है। टीपी इज इक्वल टू 1.2 मिनट्स। ठीक, अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि 6000 की टंकी फिल करने में कितना टाइम लगेगा? तो 120 मिनट लगेंगे टीपी को, 144 मिनट लगेंगे टीक्यू को। तो टोटल टाइम आ जाएगा 720, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, दैट इज 11/720। इसका मतलब है 720/11 आवर्स हमें लग जाएंगे 6000 टंकी लीटर की टंकी को फिल करने में। ठीक, तो हमें कहा जा रहा है कि अगर 6000 की टंकी हम 720/11 मिनट में फिल कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो हम 1 लीटर की टंकी 720/11 इंटू 1/6000 होगा। तो अगर 8800 की टंकी होगी तो ये हो जाएगा 720/11 गुणे 8800 अपॉन 6000 होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइम टेकन। ठीक, तो 6000 के लिए उसको टाइम लग रहा है 720/11, तो 8800 के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो y इज इक्वल टू, यही तो आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा। फिर अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसे हमें सॉल्व कर लेना है। 11 800 टाइम्स 1 2 3, ये तीनों जीरो कैंसिल आउट, 12 12 एट जा 96 मिनट्स आ जाएगा हमारा क्वांटिटी वन। क्वांटिटी वन आ गया 96, क्वांटिटी टू है 99, क्वांटिटी टू इज ग्रेटर देन क्वांटिटी वन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं थी। एफिशिएंसी हमें दिया हुआ था, एफिशिएंसी से हम टाइम का इक्वेशन बना लेंगे। ये जो 24 मिनट्स दिया हुआ है, एफिशिएंसी की हेल्प से टाइम का इक्वेशन बनाएंगे और हम पाइप पी का टाइम और पाइप क्यू का इंडिविजुअल टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को कंबाइंड 6000 लीटर की टंकी फिल करने में कितना टाइम लगता है। तो वो लगता है 720/11। 6000 लीटर की टंकी फिल करने में लगता है, तो 8800 की टंकी फिल करने में कितना टाइम लगेगा? तो हो जाएगा 96 मिनट्स। ठीक है, सिंपल था यहाँ तक, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक कैलकुलेशन थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है, क्वांटिटी वन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 192 meters, if the length of the park is 56, find the cost of cleaning the entire area of the park at the rate of ₹9 per meter square। ठीक, क्वांटिटी टू कह रहा है रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक आर 21 into 17, if the cost of filling water in the tank is 0.85 rupees per meter cube, and the cost required to fill the tank completely।
अब इसमें हम पहले क्वांटिटी 1 सॉल्व करेंगे। उसमें हमें कहा गया है पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है 2l प्लस b होता है 192। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। l की वैल्यू हमें 56 दी हुई है, b नहीं पता 96 ये है, तो b यहाँ से आ जाएगा 40 मीटर्स। जब ये 40 मीटर्स आ जाएगा तो एरिया हम निकाल लेंगे रेक्टेंगल का। 56 इंटू 40 ये आ जाएगा 0, 4 6 या 24, 4 5 या 20, 2240 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम 9 रुपीज लेते हैं, तो 2240 मीटर स्क्वायर के लिए 2240 इंटू 9 रुपीज लेंगे। 0 9 4 या 36, 18 321 9 20160 रुपीज लगेंगे। रुपीज 20160 लगेंगे। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वांटिटी 2 की वैल्यू इसी तरह निकाल लेनी है। बस ये है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वांटिटी 2 के लिए एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर 21 स्क्वायर इंटू एच 70। ठीक है, इतने मीटर क्यूब आएगा। अब हमें पता है क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर क्यूब की वैल्यू दी हुई है 0.85। तो 21 का स्क्वायर इंटू 17 पाई की वैल्यू हो जाएगी 21 स्क्वायर इंटू 17 पाई इंटू 0.85। अब इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उससे हमारा क्वांटिटी 2 की वैल्यू निकल के आएगी। अब ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है और थोड़ी सी टेढ़ी है, बट करना है। तो 21 का स्क्वायर हमें पता है 441। ठीक है, 85 इंटू 17 अगर हम करेंगे, 17 5 जा 85, 17 8 जा 136 प्लस 8 144। अब इसको 441 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1445, 4 5 जा 20, 4 4 16, 17 18, 4 4 जा 16 117, 4 1 जा 415, ये फिर से 0875, ये आ जाएगा हमारे पास 5 4 8 4 12, 8 2 10 7 17, 7 6 13, 5 1 6, ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद 63725 इंटू पाई इंटू 22/7। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 0.73 या 21, 7 5 या 35। ठीक, अब हमें करना है 91035 का। अच्छा, मान लीजिए अगर हम 0.35 हटा देते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब है 910 गुणे 22, तो 22 का गुणा कर देंगे 910 से, 2 9 2 9 18, 182, 2 10 8, 2 10 0, 20020 समथिंग आएगा, 20020 समथिंग। तो 20160 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20020। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें टाइम लग रहा है, तो हम देखेंगे एग्जाम में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि इसको मान लीजिए हम देख के हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या वैल्यू है, तो हम एक बार को इसको ड्रॉप कर देंगे अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचता है तब। क्योंकि इसमें यहाँ तक तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, और ये कैलकुलेशन करने का कोई दूसरा शॉर्टकट भी नहीं है, और इसमें टाइम लगेगा आपका अच्छा खासा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये चीज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना है और कौन सा क्वेश्चन हमें स्किप करना है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ए वेसल कंटेन्स 80 लीटर सॉल्यूशन हैविंग 70% अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। फिर कह रहा है 20 liters of the solution is taken out and replaced with 15 liters of water. Then what is the new concentration of alcohol in the mixture? ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन। ठीक, क्वांटिटी 2 है, एज ऑफ श्रेया एंड मीरा आर इन द रेशियो 3:7 and if the ratio of the ages of Shreya is 10 year hence and Meera 5 year ago is 5:6, then what is the sum of their ages 5 years hence? अब ये देखिए, ये एज के क्वेश्चन है, तो अब देख रहे इन इक्वालिटी में कितना आसान है, मतलब सारे टॉपिक को कवर कर लेना। अगर हम 5 इन इक्वालिटी देते हैं और हम एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो खैर हमें पेपर सॉल्व करने पे ध्यान देना है। तो पहले हम क्वांटिटी 1 देखेंगे। क्वांटिटी 1 में कहा जा रहा है 80 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 70% अल्कोहल है, तो ये 56 अल्कोहल आ गया। अब 80 में से 56 अल्कोहल है तो 24 लीटर्स वाटर हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा 80 लीटर का बाइफर्केशन। सॉरी, अब हमें कह रहा है 20 लीटर का सॉल्यूशन हम बाहर निकाल लेते हैं, तो फिर 20 लीटर निकालेंगे तो उसमें 70% अल्कोहल होगा, मतलब 14 लीटर्स अल्कोहल होगा और 6 लीटर वाटर होगा। तो हमारा हो जाएगा 56 माइनस 14 और 24 माइनस 6। फिर हमें कहा जा रहा है कि उसमें 15 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 242 अपॉन 33। ठीक, तो अब हमें पूछा जा रहा है कि अल्कोहल का मिक्सचर कितना है। अल्कोहल 42 है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी 75 है और कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए इंटू 100, ये 3, ये 4, ये 3 वन 3, 4 से 10। अब आ गया अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 56% है। ठीक, कैसे वो समझ में आया? देखिए सबसे पहले ये हमें कहा गया है कि 80 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें 70% अल्कोहल है, तो 80 का हम 70% निकाल देंगे, वो आ गया 56 लीटर, तो 56 लीटर अल्कोहल हो गया। तो 80 में से अगर 56 लीटर अल्कोहल हो गया तो 24 लीटर वाटर बचा। ठीक, तो ये 56 लीटर अल्कोहल और 24 लीटर वाटर बचा हमारे पास। फिर कहा जा रहा है कि हम 20 लीटर्स का मिक्सचर निकाल लेते हैं, तो जो हम 20 लीटर्स का मिक्सचर निकालेंगे उसमें भी तो 70% अल्कोहल होगा, तो 20 का 70% 14 लीटर्स अल्कोहल हो गया। तो 20 में से अगर 14 लीटर अल्कोहल हो जाता है तो 6 लीटर वाटर बचता है, तो मतलब हम इस 20 लीटर में से 14 लीटर अल्कोहल निकाल रहे हैं और 6 लीटर वाटर निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 56 लीटर में से हमने 14 लीटर निकाला और फिर 24 लीटर में से 6 लीटर निकाला। ठीक, फिर हमें कहा जा रहा है कि 15 लीटर उसमें वाटर हम ऐड करते हैं, तो फिर हमने उसमें 15 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास जो बचा अल्कोहल वो 42 लीटर बचा और वाटर 33 लीटर बचा। अब हमसे पूछ रहा है कि अल्कोहल का कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर में बताइए, तो पूरा मिक्सचर हो गया हमारा 42 प्लस 33 दैट इज 75 लीटर्स, उसमें अल्कोहल क्वांटिटी हो गई 42 लीटर्स। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा तो हम इसका इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी है, तो आ जाएगा हमारे पास 56%। मतलब अब नए मिक्सचर में जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो पहले के 70% था वो अब इस रिप्लेसमेंट और वाटर के एडिशन के बाद 56% हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल था। मान लीजिए अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आती है या मेरे से कोई चीज मिस्टेक हो जाती है, उस चीज को आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब आई क्वांटिटी 2 की बात। इसमें 2 लोग हैं, श्रेया है और मीरा है। ठीक, अब हमें इसमें कहा जा रहा है कि दोनों लोग के एज का रेशियो है 3:7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हमें कहा जा रहा है कि श्रेया जी का, मान लीजिए इनकी एज हो गई 3x, इनकी एज हो गई 7x। अब हमें कहा जा रहा है कि श्रेया जी की एज 10 साल बाद, सॉरी, और मीरा जी की एज 5 साल पहले
दोनों का अगर रेशियो निकाले तो आएगा 5/6। ठीक है, तो अगर हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 18x + 60 इज इक्वल टू 35x - 25। ये इधर आ जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे, तो हो जाएगा 85 इज इक्वल टू 17x, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मतलब श्रेया की आज की वैल्यू हो जाएगी 5 × 3 15, 7 × 5 मीरा की एज हो जाएगी 35। अब हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ देयर एजेस 5 इयर्स हेंस। तो पहले तो आज के डेट में दोनों लोग की एज का सम हो जाएगा 15 + 35 दैट इज 50 इयर्स। और 5 साल बाद तो इनकी एज भी 5 साल बाद बढ़ेगी, इनकी एज भी 5 साल बढ़ेगी, मतलब 20 + 40 मतलब 60 इयर्स। 60 इयर्स। अब जी 56 बड़ा है कि 60 बड़ा है? 60 बड़ा है, तो यहाँ से क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको क्वांटिटी 2 फिर से देखेंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि श्रेया और मीरा दो लोग हैं जिनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 3 और 7 दिया हुआ है, तो हमने लेट कर लिया कि श्रेया की आज की एज हो गई 3x और मीरा की एज हो गई 7x। फिर हमें कहा जा रहा है कि अब हम श्रेया की एज 10 साल बाद, तो हम आज से 10 साल बाद हमारी एज क्या होगी, हम उसमें 10 साल और ऐड कर देंगे। तो हमने श्रेया की एज में 10 इयर्स ऐड किए, उसका रेशियो, और हमें कहा जा रहा है मीरा की एज 5 इयर्स है। तो भाई 10 साल आगे की बात होगी तो +10 होगा, 5 साल पहले की बात हो रही है तो -5 होगा। तो जो आज मीरा की एज है उसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इन दोनों का रेशियो हमें बताया गया है कि 5/6 है। ठीक, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आ जाती है। तो ये x की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज मिल जाएगी 15 ईयर्स और 35 ईयर्स। तो दोनों की कंबाइंड एज आज की 50 साल हो गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है, दोनों लोग की एज का सम आज से 5 साल बाद। तो देखिए आंसर सीधा सीधा यहाँ से भी आ सकता है कि अगर हम 50 में +10 ऐड कर देते तो 60 आ जाता। +10 कैसे ऐड करते हैं, 5 साल बाद पूछा है और दो लोग हैं। ठीक है, तो पर्सन 1 की एज भी 5 साल बढ़ेगी, पर्सन 2 की एज भी 5 साल बढ़ेगी, मतलब कंबाइंड 10 साल बढ़ेगी। तो हम 50 में 10 ऐड करते तो 60 आ जाए, या हम दोनों की इंडिविजुअल एज में 5 इयर्स ऐड करके फिर सम निकाल लें, बात वही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, दो क्वांटिटी में दो टॉपिक थे, कवर हो गए, तो ये आपके लिए भी अच्छा है कि जैसे जैसे जिस जिस टॉपिक के क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो टॉपिक आप समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है देख लिया आपने, समझ लिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब इसमें और कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा जा रहा है how much water must be added to 15 liters of milk water mixture of ratio 4:5 such that the ratio of milk and water in the mixture becomes 3:2। मतलब हमें कहा जा रहा है कि 4:1 रेशियो का एक मिक्सचर है, उसमें हम कितना वाटर ऐड कर देंगे, कितना वाटर ऐड करेंगे कि नया रेशियो हमें 3:2 का मिल जाए। ठीक है, ये एक चीज हो गई। क्वांटिटी 2, इन व्हाट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर ऑफ रेशियो 2:1। अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है 2:1 का, उसमें 2 लीटर वाटर हम ऐड कर देते हैं तो जो फाइनल रेशियो बनता है वो 1:1 का बचता है। तो हमसे ये अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर की क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक, और इसमें वाटर की क्वांटिटी पूछ रहा है। दोनों मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन है, दोनों मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन है। पहले हम क्वांटिटी 1 फाइंड आउट करेंगे। हमें कह रहा है 15 लीटर का मिक्सचर है 4:1 के रेशियो में, तो 15 लीटर को अगर हम 4:1 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 12 लीटर मिल्क और 3 लीटर वाटर। कैसे आया, 15 लीटर का मिक्सचर है, 4:1 वाटर है, मतलब टोटल रेशियो 5 है, तो टोटल मिक्सचर 5 है। अब इसमें अगर हमें अल्कोहल निकालना है तो 4, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। अगर हमें वाटर निकालना है तो 4 की जगह 1, तो 5 3 जा 15, 3 लीटर्स। ठीक, तो मिल्क और वाटर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम देखेंगे
हमें पूछा कितना वाटर ऐड करेंगे, तो 3 में मान लीजिए हम x लीटर वाटर ऐड करते हैं और हमारा नया मिक्सचर 3:2 हो जाना चाहिए। तो 8 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे आ गया 5 लीटर। ये हो गया हमारा क्वांटिटी 1। कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम लगा, वो तो एक्सप्लेन करना था तो टाइम लगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना होता तो और भी कम टाइम लगता। ठीक है, अब इसी तरह देखेंगे क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 2 में हमें कहा जा रहा है कि वाटर, अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है। ठीक है, कितना लीटर है मिक्सचर का वो फाइंड आउट करना है हमें। उसमें हम 2 लीटर्स वाटर ऐड कर देते हैं तो फाइनल मिक्सचर 1:1 का बनता है। बिल्कुल ये इक्वेशन कैसे बनी? जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें बोला गया 2x और x हमारे पास मिक्सचर, उसमें हम 2 लीटर वाटर ऐड कर देते हैं, फाइनल रेशियो हमारा 1:1 का बनता है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे 2x इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमें पूछा है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल मिक्सचर, तो 2x प्लस x मतलब 3x है टोटल मिक्सचर, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 3 इंटू 2 6 लीटर्स, क्वांटिटी 2 आ गया 6 लीटर्स। अब बताइए एक बात, 5 बड़ा है कि 6? 6 बड़ा है, मतलब क्वांटिटी 2 बड़ा होगा क्वांटिटी 1 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि पेपर में सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि कुछ टफ होते हैं, कुछ इजी होते हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी पेपर को टफ करने के लिए या स्टूडेंट को मेंटली हैरेस करने के लिए 4-5 एकदम टफ क्वेश्चन कर दे देंगे और उसके बाद बीच में एकदम एक इजी क्वेश्चन देंगे, तो क्या होगा कि माइंड हमारा इतना टायर्ड होता है उस टाइम पे, वो 4-5 टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते कि फिर वो इजी क्वेश्चन भी हमें टफ लगने लगता है और हम बहुत सारा अपना टाइम किल कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर भी नहीं निकल पाता है। तो एग्जाम में कभी भी अगर पहला क्वेश्चन मान लीजिए आया, आपने स्किप कर दिया, दूसरा स्किप कर दिया, तीसरा स्किप कर दिया, चौथा स्किप कर दिया, तो अब इसके बाद डीमोरलाइज नहीं होना है कि अरे मैंने लगातार 4 क्वेश्चन स्किप कर दिए। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, बहुत क्वेश्चन है आपके पास। और जब 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे और उनके जब आंसर्स आपके सही आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे बात को? अगर मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन स्किप करे लेकिन उसके बाद लगातार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, सब में टाइम भी कम लगा, आंसर भी आपका आ गया, तब आप कुछ देर के बाद जब उस माइंडसेट के साथ इन क्वेश्चंस के पास वापस आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे और सही भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कभी भी पेपर स्टार्ट करते टाइम या कभी भी मान लीजिए 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, नहीं आए, तो उसको लेके कभी अपना पूरा माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही है ये, मतलब आपके साइकोलॉजी को भी चेक करना होता है उस पेपर में। ठीक है, तो एकदम पीसफुली पेपर अटेम्प्ट करना है, जो आ रहा है वो करना है, जो नहीं आ रहा है वो चुपचाप स्किप करके आगे बढ़ जाना है, फिर दोबारा टाइम मिलेगा तो हम वापस इन क्वेश्चंस पे आएंगे, सिंपल। ठीक है, तो पेशेंस एकदम रखना है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इसमें हमें 2 सिंपल इक्वेशंस दी हुई है, हमें x और y की वैल्यू निकाल के आंसर फाइंड आउट करना है। तो जी हमें दिया हुआ है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। हम एक काम करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x सेम हो जाएगा, 12x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, 12x प्लस 20y इज इक्वल टू 48। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -18, तो यहाँ हमें मिल गया, यहाँ हमें मिल गया y इज इक्वल टू -18। अभी किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, 4x प्लस -18 इंटू 7 इज इक्वल टू 10, 18 7 जो हो जाएगा 4x माइनस 126 इज इक्वल टू 10, तो 4x हो जाएगा -126 है तो 10 प्लस 126, 4x हो जाएगा 136, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, x हो जाएगा 34। वो जी x बड़ा है y से, सिंपल है, x पॉजिटिव में है y नेगेटिव में है तो x तो अपने आप ही बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम फटाफट चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखिए, ये क्वेश्चन असली इनइक्वालिटी का है। असली इनइक्वालिटी कहने का मतलब ये है कि जब जो पहले इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते थे तो वो ऐसे ही आते थे, या प्रीलिम्स में अभी भी, या आरआरबी वगैरह में, या क्लरिकल, मतलब जितने भी जिन पेपर का लेवल लो टू मॉडरेट रहता है उसमें हम ऐसे इनइक्वालिटी एक्सपेक्ट करते थे। और बाकी जो टफ पेपर होते हैं, मेंस लेवल के होते हैं, तो जो हम स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हैं, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो ये तो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। इसमें पहला क्वांटिटी 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143। तो 143 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू 13, और 11 और 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 24, और ये होगा -11 -13, तभी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन 143 पॉजिटिव में आएगा और एडिशन -24 में आएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 11 और 13। ठीक, ये हो गई एक चीज। अब इसी तरह हमें निकाल लेना है y की वैल्यू। हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। 96 हो जाएगा 12, माइनस में 8, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 96 आएगा और दोनों का एडिशन -20 आएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 और 8। अब यहाँ पे अगर हम 8 से कंपेयर करते हैं तो x बड़ा है, 12 से कंपेयर करते हैं तो 11 से y बड़ा है, लेकिन 13 से y छोटा है। मतलब कोई भी एग्जैक्ट रिलेशन हम यहाँ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप कांट बी एस्टैब्लिश्ड। तो एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी होता है यूज, ठीक है, कम ही यूज होगा लेकिन यूज होगा। तो ये इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन थे, काफी मिक्स टाइप के थे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, एग्जाम में होगी, और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे। पहले से भी बहुत सारे वीडियोस, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स और कुछ रैंडम टॉपिक एक्सप्लेन्ड है चैनल पे, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। और अगर कोई आप और टॉपिक चाहते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए, या कोई मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करवा दे, तो वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी अगला वीडियो बना दें, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। टाइम देने के लिए थैंक यू, और बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।